गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कंपोजिशन स्कीम इन जीएसटी। कंपोजिशन स्कीम्स को कौन से पर्सन ऑप्ट कर सकते हैं, क्या उस पर रेट ऑफ टैक्स है, क्या उसमें टर्म एंड कंडीशन है और क्या रिटर्न फाइल करनी होती है। तो उसके लिए हम इस कंपोजिशन स्कीम को दो पार्टों में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट कंपोजिशन स्कीम फॉर सप्लायर ऑफ गुड्स, उन पर्सन के लिए जो गुड्स सप्लाई करते हैं। सेकंड पार्ट कंपोजिशन स्कीम फॉर सप्लायर ऑफ सर्विसेज, उन पर्सन के लिए जो सर्विसेज देते हैं, सर्विसेज सप्लाई करते हैं। तो पहला पार्ट डिस्कस करते हैं कंपोजिशन स्कीम फॉर सप्लायर ऑफ गुड्स। अब जो भी बताऊंगा वो गुड्स के लिए बताऊंगा, उन पर्सन के लिए जो गुड्स को सप्लाई करते हैं। तो पहली कंडीशन टर्नओवर की आती है कि जो पर्सन कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करता है वो कितनी टर्नओवर कर सकता है एक फाइनेंशियल ईयर में कंपोजिशन स्कीम के अंदर। सबसे पहले देखना है कि वो पर्सन कौन से स्टेट में रजिस्टर्ड है। कुछ स्पेसिफाइड स्टेट्स हैं, 8 स्टेट हैं। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और उत्तराखंड। अगर इन 8 स्टेटों में वो पर्सन रजिस्टर्ड है तो वो टर्नओवर कितनी कर सकता है, 75 लाख रुपए। और बाकी इंडिया में कहीं भी रजिस्टर्ड है तो वो टर्नओवर कर सकता है 1.5 करोड़ रुपए। तो सप्लायर ऑफ गुड्स जो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करता है वो अगर 8 स्टेटों में रजिस्टर्ड है तो एक फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर कर सकता है 75 लाख रुपए। अदरवाइज कहीं और रजिस्टर्ड है तो 1.5 करोड़ रुपए। अब यहाँ पे देखते हैं 3 तरह के पर्सन हो सकते हैं जो कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहेंगे। पहला पर्सन जिसने आज ही अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, पहले उसका कोई बिजनेस नहीं था, आज वो जीएसटी नंबर लेना चाहता है, आप उसको जीएसटी नंबर दिलाइए और कंपोजिशन स्कीम उसको ऑप्ट कराइए, वो कंपोजिशन स्कीम में आ जाएगा। अब आज है 14 मई, तो 14 मई से और 31 मार्च 2022 तक इस फाइनेंशियल ईयर में वो कितनी सेल कर सकता है। अगर स्पेसिफाइड स्टेट्स में है 8 में तो 75 लाख कर सकता है, अगर कहीं और रजिस्टर्ड है तो 1.5 करोड़ रुपए तक की सेल कर सकता है। सेकंड पर्सन तो बिजनेस तो पहले से कर रहा था लेकिन उसने जीएसटी नंबर नहीं ले रखा था। जैसे उसकी टर्नओवर 40 लाख रुपए से कम होगी तो उसको जीएसटी नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब सपोज करो पिछले साल में उसकी सेल थी 30 लाख रुपए और इस फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल से 14 मई तक उसकी सेल हो गई है 35 लाख रुपए। अब 35 लाख रुपए सेल हो गई है, अब वो चाहता है जीएसटी नंबर लेना और कंपोजिशन स्कीम में। तो आप जीएसटी नंबर अप्लाई करो और उसको कंपोजिशन नंबर दिला दो, उसे कंपोजिशन नंबर उसे मिल जाएगा। अब 35 लाख की सेल वो कर चुका है 1 अप्रैल से लेकर 14 मई के बीच में। तो अब 31 मार्च 2022 तक जो रिमेनिंग फाइनेंशियल ईयर बचा है, अगर वो स्पेसिफाइड स्टेट्स में है 8 में तो 40 लाख की सेल और कर पाएगा, कहीं और रजिस्टर्ड है तो 1 करोड़ 15 लाख रुपए की सेल और कर पाएगा। अब जब वो 75 लाख रुपए की सेल करेगा इस साल में, तो ये जो 35 लाख रुपए की सेल है जो कर चुका है वो, इस पे उसे कोई टैक्स नहीं देना। जब जीएसटी नंबर आज ले लेगा कंपोजिशन स्कीम में तो उसके बाद जो सेल होगी उस पे उसे टैक्स देना है। थर्ड पर्सन इंपॉर्टेंट है। थर्ड पर्सन कौन सा हो सकता है? थर्ड पर्सन जिसके पास ऑलरेडी जीएसटी नंबर है, नॉर्मल टैक्स पेयर है, लेकिन वो कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहता है। तो क्या वो कंपोजिशन स्कीम में कभी भी चला जाएगा? आज चाहे वो कि मैं कंपोजिशन स्कीम में चला जाऊं तो जा सकता है? नहीं दोस्तों, नहीं जा सकता। उसको कंपोजिशन स्कीम में अगर वो जाना चाहता है अब तो उसको 1 अप्रैल 2022 से जा सकता है, वो उससे पहले वो कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकता। तो उसके लिए कंडीशन क्या है? उसके लिए कंडीशन है कि ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 21-22 में उसकी सेल 1.5 करोड़ रुपए तक ही हो सकती है अगर वो इन 8 स्टेटों को छोड़ के कहीं और रजिस्टर्ड है। अगर 8 स्टेटों में रजिस्टर्ड है तो सेल 75 लाख रुपए तक ही हो सकती है उसकी फाइनेंशियल ईयर 21-22 में। अगर ये सेल उसकी है तो उसे 31 मार्च 2022 तक अपना एक फॉर्म फाइल करना है CMP 02, जिसमें वो बताएगा कि मैं 1 अप्रैल 2022 से कंपोजिशन स्कीम में आना चाहता हूँ। वो फॉर्म वो फाइल कर देगा और 1 अप्रैल 2022 से वो कंपोजिशन स्कीम में आ जाएगा। अब उसको क्या करना होगा, इस वाले पर्सन को जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड था नॉर्मल टैक्स पेयर में, इसको एक फॉर्म और फाइल करना होगा ITC 03। क्या है ITC 03? कब फाइल करना होगा? 1 अप्रैल 2022 से 30 मई 2022 के बीच में, मतलब 60 डेज का टाइम होगा उसके पास फाइल करना होगा। उसमें क्या होगा, 1 अप्रैल 2022 को उसके पास जितना भी स्टॉक होगा, चाहे वो इनपुट है, चाहे वो सेमी फिनिश गुड्स है, चाहे वो कैपिटल गुड्स है और चाहे वो फिनिश गुड्स है, उसने जिस पे आईटीसी ले रखा होगा ऑलरेडी, उसको वो आईटीसी 03 फॉर्म के थ्रू रिवर्स करना पड़ेगा 60 डेज के अंदर अंदर। क्योंकि जब वो कंपोजिशन स्कीम में आ जाएगा तो जो उसने आईटीसी ले रखा है उस पे, जो उसके पास स्टॉक में था 1 अप्रैल को, उस पे उसको आईटीसी नहीं मिलेगा। तो ये पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है? वो 4 तरह के गुड्स नहीं सप्लाई कर सकता। कौन से हैं? गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखे हैं। पहला पान मसाला, सेकंड टोबैको प्रोडक्ट, तीसरा आइसक्रीम और फोर्थ सोडा वाटर। ये 4 तरह के गुड्स वो सप्लाई नहीं कर सकता कंपोजिशन स्कीम के अंदर अंदर। एक थर्ड कंडीशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। क्या ऐसा पर्सन जो मैं आपसे सप्लायर ऑफ गुड्स के लिए ये डिस्कस कर रहा हूं, क्या ये सर्विसेज सप्लाई कर सकता है?
बिल्कुल ये सर्विसेज भी सप्लाई कर सकता है, लेकिन उसकी एक लिमिट है सर्विसेज सप्लाई करने की। क्या लिमिट है वो? कि जिस साल में वो सर्विसेज सप्लाई कर रहा है उससे पिछले साल की उसकी टर्नओवर देखेंगे, उसकी टर्नओवर का 10% और 5 लाख रुपीज, विच एवर इज हायर, जो भी ज्यादा है। जैसे अगर वो फाइनेंशियल ईयर 22-23 में सर्विसेज सप्लाई करना चाहे तो 21-22 में देखेंगे कि उसकी टर्नओवर कितनी थी। सपोज करते हैं 21-22 में उसकी टर्नओवर 1 करोड़ रुपए थी, तो 1 करोड़ रुपए का 10% कितना हुआ? 10 लाख रुपए। और 5 लाख जो भी ज्यादा है, तो क्या ज्यादा है? 10 लाख रुपए ज्यादा है, तो वो 10 लाख रुपए तक की सर्विसेज दे पाएगा फाइनेंशियल ईयर 22-23 में। ऐसा कोई पर्सन जिसकी 21-22 में कोई टर्नओवर थी ही नहीं और 22-23 में वो सर्विसेज सप्लाई करना चाहता है, कंपोजिशन स्कीम में है, जो गुड्स गुड्स सप्लाई करता है लेकिन सर्विसेज भी देना चाहता है, तो क्या फाइनेंशियल 21-22 में तो कोई टर्नओवर थी नहीं, तो उसका 10% जीरो हो जाएगा और 5 लाख रुपए जो भी जाता है तो वो 5 लाख रुपए की सर्विसेज दे पाएगा। दोस्तों ये फर्स्ट पार्ट मैंने डिस्कस किया। अब मैं सेकंड पार्ट आपसे डिस्कस करता हूं सप्लाई ऑफ सर्विसेज का। जो पर्सन सर्विसेज देते हैं क्या वो कंपोजिशन स्कीम में आ सकते हैं? बिल्कुल वो भी कंपोजिशन स्कीम में आ सकते हैं, लेकिन उनके लिए टर्नओवर लिमिट क्या है? उनके लिए टर्नओवर लिमिट 50 लाख रुपए की है। जैसे वहां पे टर्नओवर लिमिट 8 स्टेटों के लिए 75 लाख थी और 1.5 करोड़ थी, यहाँ पे अलग अलग ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे 50 लाख रुपए की है कि 50 लाख रुपए तक की आप टर्नओवर कर सकते हैं। यहाँ पे वो 3 तरह के पर्सन हो सकते हैं जो मैंने बताया था। जो नया जीएसटी नंबर ले रहा है आज जा सकता है, जो ऑलरेडी सर्विसेज दे रहा था लेकिन अपना जो है 20 लाख रुपए तक की सर्विसेज दे रहा था, आज अगर लेना चाहता है तो वो भी जा सकता है। थर्ड पर्सन जो ऑलरेडी जीएसटी नंबर था जिसपे नॉर्मल टैक्स पेयर पे, तो वो भी अगर आज लेना चाहे तो वो भी फॉर्म फाइल करके सीएमपी 02 जा सकता है और आईटीसी 03 से फाइल करना होगा। अब कुछ टर्म एंड कंडीशन है जो दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है, सप्लायर ऑफ गुड्स के लिए भी और सप्लायर ऑफ सर्विसेज के लिए भी, वो डिस्कस करते हैं। पहली बात, ये वाला पर्सन जो भी गुड्स सप्लाई कर रहा है या सर्विसेज में जो कंपोजिशन स्कीम में है, ये ना तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए, कोई नंबर नहीं लेना चाहिए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का, ना ही नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन का कोई नंबर इसको लेना चाहिए। सेकंड, ये अपने स्टेट से बाहर कोई सेल नहीं कर सकता, इंटर स्टेट सेल नहीं कर सकता। हरियाणा में रजिस्टर्ड है तो सारा गुड सप्लाई करे या सर्विस करे हरियाणा में ही कर सकता, हरियाणा से बाहर नहीं कर सकता। थर्ड, ये कोई भी ऐसा गुड्स या सर्विसेज सप्लाई नहीं कर सकता जो नॉट लेविएबल टू टैक्स है इन दिस एक्ट, जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट। अगर ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट में डील करते हैं तो ये कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकते। चौथा, ये ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपना कोई भी गुड्स या सर्विसेज सप्लाई नहीं कर सकते जिसको टीसीएस कलेक्ट करने की जरूरत है। ऐसा ई कॉमर्स ऑपरेटर जिसको टीसीएस कलेक्ट करने की जरूरत है, मतलब कि जैसे अमेजन हो गए, फ्लिपकार्ट हो गए, इसके थ्रू ये अपने गुड्स या सर्विसेज को सप्लाई नहीं कर सकते। पांचवा, ये लोग अगर इनके पास पूरे इंडिया में कहीं भी कोई जीएसटी नंबर है तो इनको सब जगह ही कंपोजिशन स्कीम में आना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हरियाणा में जीएसटी नंबर है तो ये कंपोजिशन स्कीम में आ जाए, दिल्ली में नॉर्मल टैक्स पेयर आ जाए, नहीं। अगर जितने भी रजिस्ट्रेशन है इंडिया के अंदर सबके सब स्कीमों में इनको कंपोजिशन स्कीम में आना पड़ेगा। टर्नओवर सबकी मैच करके देखी जाएगी, सबकी इंक्लूड करके, कि जितने भी जीएसटी नंबर है पूरे इंडिया में उसके हिसाब से टर्नओवर देखी जाएगी, 50 लाख है, 75 लाख है या 1.5 करोड़ है। लेकिन साहब जितने भी जीएसटी नंबर है सब में इनको कंपोजिशन स्कीम में आना पड़ेगा, सारे जीएसटी नंबर इनके कंपोजिशन स्कीम में आने पड़ेंगे। अब दोस्तों और डिस्कस क्या करते हैं, ये दोनों पर्सन कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते, जो भी ये परचेज करेंगे उस पर आईटीसी नहीं ले सकते, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते। क्या ये जब बिल इशू करेंगे तो जो ये बिल इशू करेंगे वहां टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करेंगे, ये बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे और उस पर कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, ये टैक्स आगे से नहीं ले सकते। अच्छा, जो सप्लायर ऑफ गुड्स थे उनके लिए टैक्स रेट क्या है? उनके लिए टैक्स रेट है 1%, 0.50 सीजीएसटी और 0.50 एचजीएसटी, टोटल 1% टैक्स रेट है। और जो सर्विसेज सप्लाई करते हैं इनके लिए टैक्स रेट है 5%, 6% टैक्स रेट है, 3% सीजीएसटी एंड 3% एचजीएसटी। तो सप्लायर ऑफ सर्विस जो कंपोजिशन स्कीम में है वो 6% टैक्स रेट है, 3 सीजीएसटी 3 एचजीएसटी। जो सप्लायर ऑफ गुड्स कंपोजिशन स्कीम में है वह 1% टैक्स रेट है, 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एचजीएसटी। और जब ये बिल इशू करेंगे तो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करेंगे, बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे और ऊपर क्या लिखेंगे? कंपोजिशन टैक्स पेयर नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाई, मतलब एलिजिबल नहीं है आगे अपने कस्टमर से टैक्स लेने के लिए, वो अपने पॉकेट से उसको टैक्स देना है। सिंपल बिल इशू करेगा और टैक्स जो देना है अपनी पॉकेट से देना है। और जहां भी वो अपना कोई बोर्ड लगाएगा या कुछ भी लगाएगा तो क्या होगा, वहां पे वो लिखेगा ये कंपोजिशन टैक्स पेयर हूं मैं, हर जगह कंपोजिशन टैक्स पेयर लिखेगा वो। ओके, अब जो पर्सन कंपोजिशन टैक्स पेयर में आ गया, क्या वो कंपोजिशन टैक्स पेयर से विड्रॉल भी कर सकता है? बिल्कुल वो विड्रॉल कर सकता है और कभी भी कर सकता है पूरे ईयर में। एक सीएमपी 04 फॉर्म है, सीएमपी 04 फॉर्म उसे फाइल करना पड़ेगा
और बता देगा कि इस डेट से मैं कंपोजिशन स्कीम से निकलना चाहता हूं और नॉर्मल टैक्स पेयर में आना चाहता हूं, तो उस डेट से नॉर्मल टैक्स पेयर में आ जाएगा। लेकिन जब नॉर्मल टैक्स पेयर में आ जाएगा तो एक फॉर्म है ITC-01, वो उसे 30 डेज के अंदर अंदर फाइल करना पड़ेगा। जिस डेट को वो विड्रॉल करेगा स्कीम से, उस डेट से 30 डेज के अंदर अंदर ITC-01 फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। और क्यों फाइल करना पड़ेगा? क्योंकि जिस डेट को वो नॉर्मल टैक्स पेयर में आएगा, उस डेट को देखेंगे उसके पास गुड्स क्या क्या थे, इनपुट क्या थे, सेमी फिनिश गुड्स क्या थे और फिनिश गुड्स क्या थे। उनके ऊपर उसने एज ए कंपोजिशन टैक्स पेयर रहते हुए, परचेज करते हुए जो टैक्स पे किया होगा, उसको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा जब वो नॉर्मल टैक्स पेयर में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे मजे की बात यह है कि उसको कैपिटल गुड्स का कोई भी ITC नहीं मिलेगा। जब वो कंपोजिशन टैक्स पेयर में था, उसने जो भी कैपिटल गुड्स खरीदा था उस पर कोई टैक्स पे किया होगा, लेकिन जब वो नॉर्मल टैक्स पेयर में जाएगा तो उसका ITC उसे नहीं मिलेगा। लेकिन जब नॉर्मल से कंपोजिशन में जा रहा था, तो नॉर्मल में उसने जो कैपिटल गुड्स खरीदा था, उस पर जो टैक्स पे किया था, वो उसे वापस करना पड़ा था कंपोजिशन स्कीम में आने के बाद प्रोपोर्शनेट, ITC-03 फॉर्म जो मैंने आपको बताया था। अब देखते हैं दोस्तों, रिटर्न कौन कौन सी फाइल करनी पड़ेगी। उसको क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी होगी CMP-08। CMP-08 में वो बताएगा कि मैंने कितना टैक्स पे करना है। गुड्स है तो 1% के हिसाब से, सर्विस है तो 6% के हिसाब से। प्लस में अगर उसने कोई ऐसी इनपुट सर्विस या इनपुट गुड्स लिया है जिस पर RCM एप्लीकेबल था, तो वो भी उसे पे करना पड़ेगा। और एक एनुअली उसकी रिटर्न जाएगी GSTR-4, जो अभी मैंने क्वार्टरली बताई CMP-08, उसकी लास्ट डेट होती है क्वार्टर खत्म होने के बाद 18 तारीख। और ये जो GSTR-4 है जो उसको एनुअली जानी है, उसकी लास्ट डेट क्या होती है? फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद 30 अप्रैल उसकी लास्ट डेट होती है। तो ये कंपोजिशन टैक्स पेयर के रिटर्न में थी। तो दोस्तों, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी अगर इश्यू है जो मैं यहाँ पे आपके क्लियर ना कर पाया हूँ, तो आप उसको मेरे YouTube चैनल पे नीचे कमेंट में बताएं मुझे, मैं उसका जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।